हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप लोगों की तैयारी में मजा आ रहा होगा, सफलता की तरफ आप बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, हमें भी बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में, और हम पूरे कंटेंट के साथ आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। और आज जो अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक हर वैकेंसी के लिए, चाहे आप पटवार की बात कर लो, वनपाल की बात कर लो, वन रक्षक की बात कर लो, आरएस की बात कर लो, सेकंड ग्रेड की बात कर लो, थर्ड ग्रेड की बात कर लो, यानी हर एक एग्जाम में, राजस्थान लेवल की एग्जाम में जो इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ठीक है ना, फिजिकल पार्ट ऑफ द राजस्थान, है ना। फिजिकल पार्ट की हम बात करेंगे, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करेंगे। हर एक वैकेंसी में कम से कम यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन यहां से श्योरली आता है। लगभग राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो राजस्थान की ज्योग्राफी को मिनिमम से मिनिमम 80 to 85 के मैक्सिमम कंट्रोल कर लेता है। यानी यदि भौतिक प्रदेशों को हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा तो लगभग राजस्थान की ज्योग्राफी अपनी क्या हो जाएगी? रिकवर हो जाएगी। तो आज सबसे पहले हम ये बात करेंगे, सर भौतिक प्रदेश होते क्या है। देखिएगा दोस्तों, आप सोचो कि राजस्थान में जिले हैं, संभाग हैं, तो उसके बाद हमें भौतिक प्रदेशों की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिएगा दोस्तों, अपने जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कितना? 3,42,239.76 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। भारत का लगभग 10.41% और विश्व का लगभग 0.25% या 0.25% की यदि हम बात करें तो यहां पर आप लोगों को वर्तमान में 50 तो जिले मिलेंगे, ठीक है ना, और 4 भौतिक प्रदेश मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 4 भौतिक प्रदेश देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और संभाग कितने मिलेंगे? 10 संभाग। कितने संभाग है? 10 संभाग मिलेंगे। तो आप कहेंगे कि सर पहले तो जिले भी बने हुए हैं, संभाग भी बने हुए हैं, फिर हमें भौतिक प्रदेशों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है ना, मेन चीज यही चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, जो अपने जो विद्वान थे उनके द्वारा यह कहा गया कि यदि किसी क्षेत्र विशेष का पूरा आकलन करना हो, किसी प्रदेश के बारे में अच्छी तरह से जानकारी जुटाना हो, या किसी क्षेत्र का व्यवस्थित तरीके से विकास करना है तो उनको ग्रुपों में डिवाइड कर दो। किसमें? ग्रुपों में डिवाइड करके उसके बारे में विशेष जानकारी जुटाना है। यदि हम भौतिक प्रदेशों की बात करें तो भौतिक प्रदेश आता है किसके अंतर्गत? भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत। भू आकृति विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं किसका? स्थल मंडल का। किसका अध्ययन करते हैं? स्थल मंडल का अध्ययन, ठीक है ना। स्थल मंडल में भी किसका? उच्चावच का। किसका? उच्चावच का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अर्थात इसको हम ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? एटमोस्फियर। एटमो स्फीयर, एटमोस्फियर के नाम से जानते हैं। देखो दोस्तों, यदि हम बात करें भू आकृतिक शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग आपसे पूछा जाए कि भू आकृतिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आप कहेंगे सर लोमान नाम के विद्वान थे। उन्होंने 1858 में सबसे पहले कौन से शब्द का प्रयोग किया?
भू आकृतिक विज्ञान का। लेकिन इस पर सबसे ज्यादा जो सिद्धांत है, किसकी बात करें, सिद्धांत की बात करें, तो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, अल्फ्रेड पेंक के द्वारा। किसके द्वारा, अल्फ्रेड पेंक के द्वारा क्या दिया गया, सिद्धांत। ठीक है ना सर। अब इस अल्फ्रेड जो पेंक है उसी को क्या कहा जाता है, भू आकृतिक विज्ञान का जनक, भू आकृतिक विज्ञान का जनक, जनक कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसमें मैंने कहा कि हम बात करेंगे किसको, उच्चावच को लेके। किसको लेके बात करेंगे दोस्तों, उच्चावच। जैसे मान लीजिए अपना इस तरीके से कोई धरातल है, ठीक है ना। तो इस धरातल में आपको यहां पर पहाड़ मिलेंगे, समतल मैदान दिखेगा, फिर इस तरीके से आप लोगों को इससे दिखाई देंगे। ठीक है ना। जैसे यहां पर आपको पहाड़, ये समतल मैदान हो जाएगा, ये घाटियां हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार के उच्चावचों की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, उच्चावच की, तो दुनिया के जो जितने भी उच्चावच हैं उनका निर्माण 3 श्रेणियों से हुआ है। कितनी श्रेणियों से, 3 श्रेणियों से निर्माण हुआ है। दुनिया के जितने भी आपको उच्चावच दिखाई देते हैं, जैसे महाद्वीप, महासागर, मैदान, घाटी, नदी, झीलें, उन सभी का निर्माण कितनी श्रेणियों में हुआ है, 3 श्रेणियों में। जैसे हम बात करें प्रथम श्रेणी की, कौन सी श्रेणी की बात करें, प्रथम श्रेणी की बात करें, तो प्रथम श्रेणी में जिनका निर्माण हुआ उसको हम बोलते हैं महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप प्लस महासागरों का निर्माण हुआ पहली श्रेणी में। फिर दूसरी श्रेणी की यदि हम बात करें, द्वितीय श्रेणी की, तो द्वितीय श्रेणी में क्या बने, आप कहेंगे सर द्वितीय श्रेणी में बने पर्वत, पठार, मैदान। और तृतीय श्रेणी में क्या बने, आप कहेंगे सर घाटियां, घाटी बनी, घास के मैदान बने, इस तरीके से बने। तो हम सबसे पहले हम किन की बात करें, भौतिक प्रदेशों में। तो भौतिक प्रदेश अब होते क्या है, पहले हम बात करते हैं परिभाषा को लेके। भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश, ठीक है सर। देखो भौतिक प्रदेश क्या होता है, धरातल का वह भाग जिसमें उसकी सभी विशेषताओं का क्या किया जाए, उल्लेख। जैसे वहां की जलवायु कैसी है, वहां की जनसंख्या कितनी है, जल स्तर क्या है, पर्वत कैसे हैं, पठार कैसे हैं, पहाड़ कैसे हैं, मैदान कैसे हैं, वहां के लोगों की दिनचर्या कैसी है, वो क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, प्रकृति से कैसे जुड़े हुए हैं, ये सभी जो मापदंड होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। भौतिक प्रदेशों को, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की यदि हम बात करें, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सबसे पहले सर्वप्रथम बांटने का प्रयास किया गया वीसी मिश्रा के द्वारा। ठीक है ना। वीसी मिश्रा पहले विद्वान थे जिसने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की संख्या कितनी बताई, आप कहेंगे सर 7। कितनी बताई, 7 बताई। वीसी मिश्रा के अकॉर्डिंग राजस्थान को सर्वप्रथम कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। आपको पूछा जाए कि सर कब बांटा, आप कहेंगे 1966 में। कब बांटा गया, 1966 में। लेकिन वीसी मिश्रा के द्वारा एक बुक लिखी गई और उस बुक का नाम था राजस्थान का भूगोल। कौन सी, राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक लिखी गई, जिसका प्रकाशन कब किया गया, 1968 में। किसके द्वारा, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा ध्यान रखना क्या किया गया, विभाजन किया गया
किनका? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का, ठीक है ना। इसके बाद राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने का प्रयास किया ए.के. सेन ने। किसने प्रयास किया? ए.के. सेन ने। और ए.के. सेन कब आए? 1968 में। कब आए दोस्तों? 1968 में आए। और उन्होंने जलवायु के आधार पर, किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की संख्या कितनी बताई? 3 बताई। कितनी बताई दोस्तों? 3 बताई। राजस्थान के भौतिक प्रदेश उनके द्वारा कितने बताए गए? 3 बताए गए। किसके द्वारा? ए.के. सेन के द्वारा। और किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर। इसके बाद आगे देखिएगा दोस्तों, इसके बाद राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने का प्रयास किया रामलोचन सिंह ने। किसने किया? रामलोचन सिंह, जो आते हैं कब? 1971-72 के मैक्सिमम। और ये राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने प्रकार के बताए? 2 प्रकार के। इन्होंने केवल राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की संख्या कितनी बताई? 2 तो प्रकार बताए, ठीक है ना। कितने प्रकार बताए? 2। उपभाग कितने बताए? यदि आपसे पूछा जाए उपभाग, तो उपभाग इनके द्वारा कितने बताए गए? 4 बताए गए। और यदि उप या लघु प्रदेशों की संख्या, किसकी? लघु प्रदेशों की संख्या, तो लघु प्रदेशों की संख्या इनके द्वारा बताई गई 12। कितनी बताई गई? 12 बताई गई। ये 12 वाला क्वेश्चन अभी 2023 में ध्यान रखना क्वेश्चन आया था ईओ में कि राजस्थान के लघु प्रदेशों को 12 यानी 12 भागों में किसके द्वारा बांटा गया है? तो आप कहेंगे रामलोचन सिंह से, या रामलोचन सिंह ने बांटने का प्रयास किया। 2 तो प्रकार बताए, 4 उपभाग बताए, और लघु प्रदेशों की संख्या कितनी बताई? 12 बताई। किसके द्वारा? रामलोचन सिंह के द्वारा। आगे देखो इसके बाद, फिर राजस्थान को साहित्यिक भाषा के आधार पर, किसकी बात करें? साहित्यिक भाषा के आधार पे बात करें तो राजस्थान को साहित्यिक भाषा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, यानी शब्दावली के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? शब्दावली के अकॉर्डिंग राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। आपसे पूछा जाए सर कौन कौन से में बांटा गया? एक तो बांटा गया मरु। एक तो किस भाषा में बांटा गया? मरु भाषा में। मरु का मतलब होता है मरुस्थल। मरु का मतलब क्या होता है दोस्तों? मरुस्थल। और इस मरु शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे, उसका नाम था चीनी यात्री हेनसांग। कौन? चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा सबसे पहले मरुस्थल को क्या कहा गया? मरु कहा गया। क्या कहा गया? मरु कहा गया। और कौन सी बुक में? तो आप कहेंगे सी यू की बुक थी। उस बुक में सबसे पहले मरुस्थल शब्द का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। और चीनी यात्री हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है किसको? हेनसांग को, ठीक है ना। फिर ये किसके समय आए थे? आप ये भी याद रखेंगे। आप कहेंगे सर ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इन्होंने अपनी बुक में यानी मरुस्थल को कौन सा नाम दिया? तो आप कहेंगे गुजरातरा प्रदेश। क्या नाम दिया? गुजरातरा प्रदेश नाम दिया। तो आप याद रखेंगे कि शब्दावली के अकॉर्डिंग पहला वर्ड हमें जो मिलता है वो मिलता है मरु। और मरु का मतलब होता है मरुस्थल। यह शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया? हेनसांग के द्वारा। हेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। बुक कौन सी लिखी गई? सी यू की लिखी गई। और ध्यान रखना इस बुक में इसने क्या नाम रखा? गुजरातरा प्रदेश नाम रखा। और ये किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। फिर बांटा गया मेरू।
किसके रूप में बांटा गया? मेरू के रूप में बांटा गया। तो मेरू में यदि हम बात करें तो मेरू में बांटा गया है किसको? मैदान को। किसको? मैदान पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं? मैदान, यानी पूर्वी मैदान है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फिर आता है माल, ठीक है ना? क्या आता है? माल। और कुछ मत समझ लेना। माल, माल का मतलब होता है क्या? आप कहेंगे अरावली। क्या होता है? अरावली को बांटा गया, अर्थात किसमें बांटा गया? पर्वत और पठार में बांटा गया। पर्वत और पठार के रूप में बांटा गया। किसके आधार पर? साहित्यिक भाषा के आधार पर। किसको बांटा गया? राजस्थान को। लेकिन इसके बाद सुनो, इसके बाद 1994 में 1994 में हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना के अकॉर्डिंग राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की संख्या कितनी बताई गई? 4 बताई गई। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की संख्या कितनी बताई गई? 4 बताई गई। किसके द्वारा? हरिमोहन सक्सेना के द्वारा। और कब बताई गई? 1994 में। और कौन कौन से बताए उन्होंने? तो आप कहेंगे पहला मिलेगा आपको थार का मरुस्थल। पहला क्या बताया उन्होंने? थार का मरुस्थल बताया। दूसरा नाम बताया उन्होंने अरावली पर्वतमाला। दूसरा नाम क्या बताया दोस्तों? अरावली पर्वतमाला बताया। तीसरे की यदि हम बात करें तो तीसरा नाम बताया गया पूर्वी मैदान। क्या बताया गया दोस्तों? पूर्वी मैदान बताया गया। और चौथे नंबर पे जो भाग बताया गया उसका नाम रखा गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्या नाम रखा गया? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश नाम रखा गया, जो सर्वमान्य माना गया। क्या माना गया दोस्तों? सर्वमान्य माना गया कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेशों को जो सर्वमान्य रूप से मान्य जो प्रदान की गई, वो कितने को की गई? 4 को प्रदान की गई। कितने को प्रदान की गई? 4। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब सबसे पहले हम इनकी तुलना कर लेते हैं कि जैसे अपन बात करें इन चारों की, ठीक है ना? जैसे मैं बोल दूं ये हो गया थार का मरुस्थल, ये हो गई अरावली पर्वतमाला, ये हो गया पूर्वी मैदान, और ये हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। बात एक ही है, समझे? अब देखो आगे आप। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति को लेके। सबसे पहले किसको लेके बात करते हैं? उत्पत्ति को लेके बात करते हैं। तो थार के मरुस्थल की उत्पत्ति हुई थी कौन से काल में? आप कहेंगे प्लेस्टोसीन युग में। कौन से युग में? प्लेस्टोसीन युग है। उस समय इसकी क्या हुई? उत्पत्ति हुई। अरावली की बात करें तो अरावली की उत्पत्ति हुई कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में, ठीक है। और पूर्वी मैदान की बात करें तो पूर्वी मैदान की उत्पत्ति हुई प्री प्लेस्टोसीन युग में। प्रारंभिक जो प्लेस्टोसीन युग था उसमें इसकी क्या हुई? उत्पत्ति। और हाड़ौती के पठार की बात करें तो हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति कौन से युग में हुई? आप कहेंगे क्रेटियस युग में, ठीक है ना। फिर हम बात करें अवशेष को लेके। किसको लेके बात करें? अवशेष को लेके बात करें तो थार का मरुस्थल अवशेष माना जाता है किसका? तैथिस सागर का। किसका माना जाता है? तैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। अरावली की मैं बात करूं तो अरावली किसका अवशेष माना जाता है? आप कहेंगे गोंडवाना लैंड का। कौन से का? गोंडवाना लैंड का माना जाता है। और यह माना जाता है नदियों का। यह किसको माना जाता है? नदियों का। और नदियों में भी गंगा और यमुना का अवशेष माना जाता है। और इससे भी किसका अवशेष माना जाता है? गोंडवाना लैंड का। और गोंडवाना लैंड में भी किसमें?
आप कहेंगे मालवा जो प्रदेश है उसका अवशेष माना जाता है। फिर यहाँ की यदि हम किसकी बात करें, जनसंख्या की बात करें, किसकी बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो यहां पर जनसंख्या पाई जाती है थार के मरुस्थल में कितनी, 40%। जनसंख्या कितनी पाई जाती है, 40%। अरावली की बात करें तो अरावली में जनसंख्या पाई जाती है 10%। और पूर्वी मैदान की बात करें तो पूर्वी मैदान में जनसंख्या कितनी पाई जाती है, आप कहेंगे 39%। कितनी पाई जाती है, 39%। ठीक है ना। और यहां पर कितनी पाई जाती है, आप कहेंगे कितनी, आप कहेंगे 11%। कितनी, 11% क्या मिलती है, जनसंख्या देखने को मिलती है। फिर यदि हम बात करें भूभाग की, तो थार के मरुस्थल का भूभाग की बात करें तो ये कितना है, 61.11%। जबकि सैटेलाइट के अकॉर्डिंग ये अब 67% पे चला गया है। इसकी बात करें तो ये लगभग कितना मिलेगा, 9.3%। काफी गाइडों में लगभग 9% मिलता है। पूरे मैदान की बात करें तो पूरे मैदान लगभग कितने परसेंट में मिलता है, तो आप कहेंगे सर ये मिलता है लगभग 11% पे। कितने पे मिलता है, 11% पे। और ये मिलता है लगभग 6.89% पे। कितने पे मिलता है, 6.89% पे देखने को मिलता है। ठीक है ना। इसके बाद और बात करें किसकी, जलवायु की बात करें, किसकी बात करें, जलवायु की बात करें, तो जलवायु यदि हम बात करें, ये सॉरी यहां पे 23% आएगा, 23%। ठीक है ना। अब यदि हम बात करें जलवायु की, तो थार के मरुस्थल के जलवायु दो प्रकार की है। एक तो मिलेगी आपको शुष्क जलवायु और एक मिलेगी आपको अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है ना। इसके बात करें तो यहां की जलवायु मिलेगी आपको उप आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु, उप आर्द्र जलवायु मिलेगी। ठीक है ना। और पूरे मैदान की बात करें तो पूरे मैदान की जलवायु मिलेगी आपको आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु, आर्द्र जलवायु मिलेगी। और यदि हाड़ौती के पठार की बात करें तो यहां की जलवायु मिलेगी आपको अति आर्द्र जलवायु। कैसी मिलेगी दोस्तों, अति आर्द्र जलवायु देखने को मिलेगी। ठीक है ना। फिर यहां की हम बात करें मृदा की, किसकी बात करें, मृदा की बात करें तो थार के मरुस्थल में जो मृदा पाई जाती है वो मृदा पाई जाती है ब्लोई मृदा। कौन सी मृदा, ब्लोई मृदा या ब्लोई मिट्टी पाई जाती है। यहां पर पाई जाती है पहाड़ी मृदा या जिसे आप लाल मृदा भी कह सकते हो। पूरे मैदान में पाई जाती है कौन सी मृदा, जल्लोड मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों, जल्लोड मृदा। और हाड़ौती के पठार में जो मृदा पाई जाती है उस मृदा का नाम है काली मृदा। कौन सी मृदा, काली मृदा पाई जाती है। तो अभी आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो दोस्तों, अब यदि आपके कोई डाउटेशन है तो आप कमेंट करना भाई। ठीक है। अब सबसे पहले हम जिस भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे वो भौतिक प्रदेश कौन सा होगा, थार का मरुस्थल। लेकिन इससे पहले आप एक दो बातें और क्लियर कर लो। बोले कि सर क्या, देखो आपको पूछा जाए नवीनतम भौतिक प्रदेश, नवीनतम भौतिक प्रदेश पूछ ले तो आप कहेंगे सबसे नया जो भौतिक प्रदेश है
उस भौतिक प्रदेश का नाम क्या है? थार का मरुस्थल, या इसी को क्या कहा जाता है? महान भारतीय मरुस्थल, महान भारतीय मरुस्थल। ओके, फिर दूसरे की बात करें तो दूसरे नंबर पे राजस्थान में जो गठित हुआ उसका नाम है पूर्वी मैदान। क्या नाम है दोस्तों? पूर्वी मैदान। तीसरे नंबर पे जिसका निर्माण हुआ उसका नाम है क्या? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्या है दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या आप इसी को क्या कह सकते हो दोस्तों? आप कहेंगे हाड़ौती का पठार। क्या कह सकते हो? हाड़ौती का पठार। ओके, फिर चौथे नंबर पे बात करें तो चौथे नंबर पे जिसका निर्माण हुआ उसका नाम है अरावली पर्वतमाला। क्या नाम है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला। तो आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आप कहेंगे अरावली। आपको पूछा जाए सबसे नवीनतम कौन सा है? थार का मरुस्थल। दोबारा से, सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली है। कौन सा है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला। और सबसे नया कौन सा है? आप कहेंगे थार का मरुस्थल। कौन सा? थार का मरुस्थल। तो कालखंड के आधार पे भी पूछ ले तो कालखंड यह है पहले यदि कालखंड के अकॉर्डिंग देखें तो पहले नंबर पे बना थार ये अरावली पर्वतमाला, दूसरे नंबर पे बनी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तीसरे नंबर पे बना पूर्वी मैदान, और चौथे नंबर पे क्या बना? थार का मरुस्थल। ठीक है ना। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो पहले नंबर पे आएगा थार का मरुस्थल। कौन सा आएगा? थार का मरुस्थल। फिर कौन सा आएगा? आप कहेंगे पूर्वी मैदान। कौन सा आएगा? पूर्वी मैदान। फिर कौन सा आएगा? आप कहेंगे कौन सा आएगा? तो आप कहेंगे अरावली। कौन सा आएगा? तीसरे नंबर पे अरावली। और चौथे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये तो नवीनतम है। ठीक है ना, पुराने और नवीनतम आरोही और अवरोही क्रम में समझ लेना है। अब अपना जो पहला जो भौतिक प्रदेश होगा दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है, तो आप जरूर इस टॉपिक को समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक क्या है दोस्तों? क्योंकि हम अब एक एक को अच्छी तरह से अच्छी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और उस मरुस्थल का नाम क्या है दोस्तों? महान भारतीय मरुस्थल। ठीक है ना, जिसे आप क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले थार के मरुस्थल की लेकर जो भी बात की जाती है वो की जाती है किसको लेके? उत्पत्ति को लेके दोस्तों। किसको लेके? उत्पत्ति को लेकर बात होती है। किसको लेके बात होती है? उत्पत्ति को लेकर बात होती है। तो उत्पत्ति के आधार पर क्या बातें की जाती हैं? तो देखो, कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले जिस स्थलाकृति का निर्माण हुआ, या जो सबसे पहले जो स्थल बना, सबसे पहले क्या बना? जो स्थल बना, इस स्थल का नाम क्या था? आप कहेंगे ये नाम जो रखा गया इसका नाम क्या है? स्थल मंडल। और इस स्थल मंडल का नाम रखा गया पैंजिया महाद्वीप। क्या नाम रखा गया दोस्तों? पैंजिया महाद्वीप नाम रखा गया। और कहा जाता है कि पैंजिया महाद्वीप के चारों तरफ, इस पैंजिया महाद्वीप के चारों तरफ आपको एक जल राशि मिली। ठीक है ना, चारों तरफ आपको एक क्या मिलती है? जल राशि मिलती है। और इस जल राशि का नाम क्या रखा गया? पैंथालासा महासागर। क्या रखा गया जल राशि का नाम? ये हो गई जल राशि। और इस जल राशि का नाम रखा गया पैंथालासा। पैंथालासा महासागर। पैंथालासा महासागर नाम रखा गया। ठीक है ना। अब ये कहा जाता है कि ये बात कौन से काल की है? यदि हम बात करें ये स्थलखंड और जलराशि वाले बात करें
तो ये बात थी कौन से काल की, आप कहेंगे कैम्ब्रियन काल। कौन से काल की? कैम्ब्रियन काल की, ठीक है ना। अब जैसे ही ध्यान रखना, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति प्लेस्टोसीन युग में हुई है, कैम्ब्रियन काल में तो स्थलखंड और जलराशि को कहा जाता है, ठीक है। फिर कहा जाता है कि इसमें धीरे धीरे क्या होने लगी, दरारें होने लगी। इस स्थलखंड में धीरे धीरे क्या होने लगी, दरारें होने लगी। तो क्या हुआ कि ये जलराशि इस दरारी भाग में आ जाएगा, इधर चला जाएगा। तो यहां पर एक जलराशि का निर्माण हुआ बीच में, और इस जलराशि का नाम रखा गया 33 सागर। क्या नाम रखा गया दोस्तों? 33 सागर। और यह है ना, स्थल दो खंडों में बट गया। कितने खंडों में बट गया? दो खंडों में। एक वाला खंड तो यह है और एक वाला खंड यह है। इधर समझना आप, ये जो स्थल खंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तो ये और एक ये, ठीक है ना। इस वाले स्थल खंड को क्या बोलते हैं? उत्तरी पेंजिया। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तरी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया। और इसको बोलते हैं दक्षिणी पेंजिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? दक्षिणी पेंजिया। देखो, उत्तरी पेंजिया को हम क्या बोलते हैं? अंगारालैंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंगारालैंड। और दक्षिणी पेंजिया को क्या बोलते हैं? आप कहेंगे गोंडवाना लैंड। क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। या इसी भाग को यूरेशिया भी कहा जाता है या लोरेंसिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोरेंसिया, ठीक है ना। लोरेंसिया क्षेत्र भी कहते हैं। इसके बीच में जो जलराशि आई, उस जलराशि का नाम मैंने अभी आपको बताया। इस जलराशि का नाम मिलेगा क्या? 33 सागर। क्या नाम मिलेगा दोस्तों? 33 सागर। अब सुनना आगे। अब कहा जाता है कि इस उत्तरी पेंजिया की नदियां, ठीक है ना, प्लस दक्षिणी पेंजिया की नदियां यहां पर आने लगी और ये अपना अवसाद क्या करने लगी? धीरे धीरे यहां पर कलेक्ट करने लगी। धीरे धीरे सेडिमेंट क्या होने लगा? यहां पर एकत्रित होने लगा। और कहा जाता है कि ये एकत्रित होने के कारण से धीरे धीरे यहां पर मैदानों और मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। किसकी? मैदान प्लस मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। मैदान प्लस किसकी उत्पत्ति हुई? पर्वत, सॉरी, मैदान प्लस मरुस्थल की। जो उपजाऊ भूमि बनी, उस उपजाऊ भूमि को तो नाम दे दिया गया क्या? मैदान का। और जो अनुपजाऊ भूमि बनी, उसको नाम दे दिया गया क्या? क्या नाम दिया गया? मरुस्थल का नाम दिया गया। तो ये जो पोजीशन बनी ना, ये पोजीशन बनी कौन से युग में? आप कहेंगे सर ये पोजीशन बनती है कौन से युग में? तो आप कहेंगे सर इसका नाम है प्लेस्टोसीन युग। कौन सा युग? जो प्लेस्टोसीन युग है उसमें। अब जब हम बात करते हैं अवशेष की, किसकी बात करते हैं दोस्तों? अवशेष की। तो अवशेष के आधार पर हमें दो साक्ष्य मिलते हैं। एक तो हम कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? 33 सागर से। किससे मानी जाती है दोस्तों? 33 सागर से। और एक अवशेष बताया जाता है क्या? द ग्रेट आर्टिक पैलियो, ठीक है ना। दो अवशेष बताए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले अवशेष की हम बात करते हैं कि 33 सागर से उत्पत्ति कैसे मानी जाती है। कि आप कह रहे हो कि सर 33 सागर से थार के मरुस्थल की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। तो कैसे कह सकते हैं कि आप कि इसकी उत्पत्ति 33 सागर से हुई है? तो देखो दोस्तों, इसके बारे में हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं, है ना। प्रमाण के आधार पर, ठीक है ना, अपने पास में प्रूफ है। क्या है? प्रूफ है, प्रमाण है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि थार की उत्पत्ति किससे हुई है? 33 सागर से हुई है। तो सर फिर बता दो लगे हाथ की क्या क्या है। तो आप कहेंगे पहला जो प्रमाण मिलेगा वो मिलेगा आपको कि एक जैसलमेर, ठीक है ना, जैसलमेर, जिसका पहले क्षेत्रफल हुआ करता था 38,401 है, लेकिन अब नवीनतम जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 35,000 के समथिंग ही इसका क्षेत्रफल देखने को मिल रहा है। यदि जैसलमेर में गांव है और उस गांव का नाम है कुलधरा गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? कुलधरा गांव। इस कुलधरा गांव से यहां से मछली के कंकाल प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना।
मछली के अवशेष। किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? मछली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यदि पहले वहां पर यदि समुद्र था ही नहीं तो फिर मछलियां कहां से आ गई? किसी न किसी कालखंड में यहां पर क्या रहा है? आप कहेंगे 33 सागर। यदि 33 सागर है तो समुद्र था, और समुद्र था तो मछलियां भी थी, तो मछलियां दलदल में फंस गई यहां। और यहां पर वर्तमान में जो प्रमाण देखने को मिले हैं वो किसके प्रमाण देखने को मिले हैं? मछली का। पहला प्रमाण अपने से क्या होता है? क्लियर। दूसरे की यदि हम बात करें, दूसरे तो जैसलमेर में एक गांव मिलेगा आपको, लोदरवा। ठीक है ना? कौन सा गांव? लोदरवा, जो किसी जमाने में जैसलमेर की राजधानी हुआ करता था। और यहां की एक प्रसिद्ध राजकुमारी भी है जिसका नाम है मुमल। ठीक है ना? जो परम प्रसंग के लिए जानी जाती है। ठीक है ना? तो लोदरवा के पास में एक गांव मिलेगा आपको, और उस गांव का नाम है थायट। क्या नाम है? थायट गांव है। उस थायट गांव से क्या मिला है? डायनासोर के अवशेष। किसके अवशेष मिले हैं? डायनासोर के अवशेष मिले हैं। ठीक है ना? डायनासोर के अवशेष मिले हैं। और आपको पूछा जाए कि डायनासोर के समान आकृति वाला राजस्थान का कौन सा जिला है, तो आप कहेंगे सर झालावाड़। कौन सा जिला है? झालावाड़ है। ठीक है ना? तो आप याद रखेंगे जैसलमेर लोदरवा गांव है, और लोदरवा गांव के पास में आपको एक गांव मिलेगा और उस गांव का नाम है थायट। और थायट से क्या प्राप्त हुआ है? डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तीसरा प्रमाण, तीसरा प्रमाण हमें क्या मिलता है? तो जैसलमेर में एक गांव है, जैसलमेर में आपको एक गांव मिलेगा जिसका नाम है आकलवुड गांव। कौन सा गांव दोस्तों? आकलवुड गांव है। और उस आकलवुड गांव से हमें एक तो प्राप्त हुई है जीवाश्म ईंधन। क्या प्राप्त हुए हैं? जीवाश्म ईंधन प्राप्त हुआ है। और यहां जुरेसिक काल का, कौन से काल का? जुरेसिक काल का, लगभग ये कह सकते हैं 8 करोड़ वर्ष पहले के यहां पर हमें 25 या कहीं कहीं पर आपको मिलता है 18 से 25 है समुद्री पेड़ों के तने प्राप्त हुए हैं। जो समुद्री पेड़ हैं उनके तने प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर भी ये कहा जाता है कि यदि यहां पर समुद्र था ही नहीं तो समुद्री पेड़ कहां से आ गए। ठीक है ना? तो अपने पास में कितने प्रूफ आ चुके हैं? 3 प्रूफ आ चुके हैं। चौथा प्रूफ अपने पास में क्या है? तो आप कहेंगे पश्चिमी राजस्थान में या थार के मरुस्थल में, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलों की प्रधानता। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक आपको क्या मिलेगी? खारे पानी की झीलों की प्रधानता देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? खारे पानी की झीलों की प्रधानता। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें, जैसे एक झील तो आपको मिलेगी लूणकरणसर झील। कौन सी झील? लूणकरणसर झील मिलेगी, जो कि उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। इसके अलावा आपको डीडवाना झील मिलेगी, जो कि खारे पानी की झील है। इसके अलावा आपको कुचामन झील मिलेगी, कुचामन झील मिलेगी। डेगाना झील मिलेगी, पंचपद्रा झील मिलेगी। ठीक है ना? काबोद झील मिलेगी। ये ऐसी झीलें हैं जो खारे पानी की झीलें हैं, जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। तो ये इस बात का संकेत करते हैं कि यहां पर किसी जमाने में या किसी कालखंड में समुद्र हुआ करता था, उसके सूख जाने के कारण उसकी मिट्टी में क्या रह गई?
लवणता रह गई, और लवणता रहने के कारण से ध्यान रखना यहाँ पर कौन सी झीलें विकसित हुई, खारे पानी की झीलें। और राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की जो झीलें हैं वो कौन से जिले में है दोस्तों, आप कहेंगे नागौर जिले में। विश्व में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें मिलेगी आपको फिनलैंड में। कहां पर मिलेगी, फिनलैंड में। विश्व में सर्वाधिक है झीलें कहां पर मिलेगी, फिनलैंड में मिलेगी, जिसे क्या कहते हैं, झीलों का देश कहते हैं। भारत में कहां पर मिलेगी सर्वाधिक झीलें, आप कहेंगे श्रीनगर में, जिसे भारत का क्या कहा जाता है, झीलों का नगर। और राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती हैं, उदयपुर में। जबकि खारे पानी की कहां पर पाई जाती हैं, नागौर जिले में पाई जाती हैं। कौन से जिले में, नागौर जिले में पाई जाती हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, पांचवा प्रमाण अपने पास में क्या है, पांचवा प्रमाण क्या है, तो पांचवा प्रमाण बड़ा इफेक्टिव प्रमाण है, और वो है कि पश्चिमी राजस्थान में या थार के मरुस्थल में परतदार चट्टानें या अवसादी चट्टानें या द्वितीयक चट्टानों की प्रधानता, द्वितीयक चट्टानों की प्रधानता, द्वितीयक चट्टानों की प्रधानता। यहां पर द्वितीयक चट्टानों की प्रधानता भी इस बात का संकेत करती है कि यहां पर किसी न किसी कालखंड में क्या रहा है, थार का सॉरी यहां पर समुद्र रहा है। क्या रहा है, थार का मरुस्थल। यानी थार का मरुस्थल उत्पत्ति हुई किसकी, यानी परतदार चट्टानों से। कैसे, कि ऐसे मानना कि यहां पर किसी कालखंड में क्या था, समुद्र। माना कि ये अपना समुद्र है और इस समुद्र में क्या था, पानी था। क्या था, पानी था। अब यहां पर यानी कोई भी मान लो धूल की कणें उड़ के आ रही हैं, धीरे धीरे यहां पे जमने लगी और धीरे धीरे परत के ऊपर परत बनने लगी। परत के ऊपर क्या बनने लगी है, परत बनने लगी। इसलिए इस बात का संकेत है कि थार के मरुस्थल की उत्पत्ति किससे हुई है, 33 सागर से हुई है। अच्छा, इसके अलावा और क्या प्रमाण है आपके पास, तो इसके अलावा एक प्रमाण यह है कि यहां पर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की प्रधानता है। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की प्रधानता, ऊर्जा संसाधनों की प्रधानता। इसके आधार पर, यानी प्रधानता का मतलब यह है कि आपको पश्चिमी राजस्थान में कोयला मिलेगा, प्राकृतिक गैस मिलेगी और आपको क्या मिलेगा, आप कहेंगे पेट्रोलियम मिलेगा या पेट्रोलियम मिलेगा। क्या मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा। ये 6 प्रमाण इस बात का संकेत करते हैं कि थार के मरुस्थल की उत्पत्ति किससे हुई है, 33 सागर से हुई है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं, देखिएगा। 6 प्रमाण मैंने बताए। एक प्रमाण मैंने बताया, जैसलमेर में कुलधारा गांव से मछली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसलमेर में लोधरवा के पास में थायट गांव है, वहां से डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसलमेर में आकलपुर से जीवाश्म ईंधन और जुरेसिक काल के 18 से 25 समुद्री पेड़ प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलों की प्रधानता है, औषधि चट्टानें पाई जाती हैं और परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की क्या है, प्रधानता है। यह इस बात का प्रमाण है कि किसकी उत्पत्ति हुई है, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति 33 सागर से हुई है। अच्छा, दूसरी बात मैंने कहा क्या, कि इसकी उत्पत्ति द ग्रेट आर्टिक पैलियो से मानी जाती है। द ग्रेट आर्टिक पैलियो, ठीक है। देखो दोस्तों, द ग्रेटिक आर्टिक जो पैलियो है वो क्या होता है, पहले ये समझो। तो ये होता है, ऐसे समझे आप, कि सहारा मरुस्थल का पूर्वी भाग, सहारा मरुस्थल का जो पूर्वी भाग है, सहारा मरुस्थल का जो पूर्वी भाग है उसका अवशेष माना जाता है क्या, थार का मरुस्थल। तो ये द ग्रेट आर्टिक पैलियो का मतलब यह है कि जैसे आप ऐसे समझो,
नेट नहीं है, अच्छा देखो इधर सुनो, जैसे मान लेते हैं इस तरीके से इस तरीके से हमें ये जो महाद्वीप दिखाई देगा, इस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। क्या नाम है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप। और ये वाला जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा आपको एशिया महाद्वीप का, जिसमें आपको भारत की स्थिति दिखाई दे रही होगी। अब आप लोगों ने ये देखा होगा विश्व के मानचित्र में कि यहां पर अफ्रीका के 11 देशों में एक मरुस्थल मिलेगा आपको, और उस मरुस्थल का नाम है सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल दोस्तों? सहारा मरुस्थल। ठीक है, विश्व यानी अफ्रीका के 11 देशों में है, एकमात्र इसमें मीठे पानी के झील है जिसका नाम है क्या? चाड, जो चाड देश में स्थित है। ठीक है ना, यहां पर बोदोई और बुद्धू जनजाति और तुआरेग जनजाति निवास करती है। यहां पर आपको एक मरुस्थल मिलेगा जिसका नाम क्या है? कालाहारी मरुस्थल, जहां पर बुशमैन जनजाति निवास करती है। तो अब द ग्रेट आर्टिक पैलियो में बता रहा था आप लोगों को। तो दोस्तों एक चीज होती है, क्या आप कहेंगे? रेगिस्तान का मार्च। क्या? रेगिस्तान का मार्च, या इसे ही रेगिस्तान का कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का कुछ। मतलब क्या होता है? बोले कि सर आप ये बता रहे, तो ये क्यों बता रहे हो? पहले ये चीज पढ़ेंगे तभी आपको वो चीज समझ में आएगी। तो देखो ये होता है रेगिस्तान का मार्च, यानी रेगिस्तान का बढ़ना, रेगिस्तान का बढ़ना या रेगिस्तान का प्रसार। ठीक है ना। आपको पूछा जाए दिशा, क्या पूछा जाए? दिशा, तो आप कहेंगे सर ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है। आपको पूछ ले सर ये सबसे ज्यादा किस माह में बनते हैं, तो आप कहेंगे मार्च से मई के बीच में सबसे ज्यादा बनते हैं। कारण क्या है बनने का? तो आप कहेंगे सर पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति है ना, उसके कारण से ये सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। तो और कितना बढ़ रहा है प्रतिवर्ष? तो आप कहेंगे 0.05 किलोमीटर, यानी ऐसे लिख सकते हैं प्रतिवर्ष 50 मीटर। प्रतिवर्ष कितना मीटर? 50 मीटर मरुस्थल में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। तो जब यहां पर मान लो कि क्या चल रही है? हवा चल रही है, तो जो धूल की कण है ना वो उड़ उड़ के इस तरीके से उड़कर यहां तक आ गई। यहां तक क्या आ चुकी है? क्या आ चुकी है? उड़ उड़ कर धूल की कणें आ चुकी हैं। और यहां तक का, यानी यहां तक का जो ये हिस्सा है, इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे द ग्रेट आर्टिक पैलियो। ठीक है ना, द ग्रेट आर्टिक पैलियो कहा जाता है, जिसमें यहां पर आपको यानी खाड़ी देशों का मरुस्थल मिलेगा, चोलिस्तान का मरुस्थल मिलेगा, बलूचिस्तान का मरुस्थल मिलेगा, काराकोम का मरुस्थल मिलेगा, थार का मरुस्थल मिलेगा। ऐसा मरुस्थल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो धूल की कणें उड़ के यहीं तो जा रही हैं, तो इसी कारण से ये क्या माना जाता है? द ग्रेट आर्टिक पैलियो का पूर्वी भाग माना जाता है, या सहारा मरुस्थल का क्या माना जाता है? पूर्वी भाग माना जाता है। इंपोर्टेंट यह है थार का या रेगिस्तान का कुछ या मार्च। ठीक है ना। इसके बाद आगे देखो, उत्पत्ति की बात हो चुकी है। अब हम बात करें काल की, कि सर किस काल खंड में इसकी उत्पत्ति हुई? किस
कालखंड में इसकी उत्पत्ति हुई। तो कालखंड की यदि बात की जाए तो इस कालखंड की यदि हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई कौन से युग में? प्लेस्टोसीन युग में। कौन से युग में? प्लेस्टोसीन युग में। और प्लेस्टोसीन युग की भी यदि हम मूल बात करें तो एजोइक काल में। और एजोइक का मतलब यह है कि लगभग आज से 1 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व ध्यान रखना किसकी उत्पत्ति हुई? थार के मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। ठीक है ना। यदि आपसे ये पूछा जाए तो आप कहेंगे ये सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। ठीक है, सबसे क्या है? नवीनतम भौतिक प्रदेश है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को लेके। ठीक है ना। आपको पूछा जाए कि जैसे कि आप लोगों को थार के मरुस्थल की बात की जाए तो थार का जो मरुस्थल है, जैसे आपको ये भारत का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हिस्सा, देखो यदि हम बात करें भारत के इस हिस्से की तो भारत के इस वाले हिस्से में पाकिस्तान का ये हिस्सा प्लस भारत का ये हिस्सा, यहां पर आपको क्या मिलेगा? थार का मरुस्थल। क्या मिलेगा दोस्तों? थार का मरुस्थल। एक्चुअल में थार के मरुस्थल को क्या कहा जाता है? महान भारतीय मरुस्थल। एक्चुअल में क्या कहा जाता है? महान भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। तो इस मरुस्थल का टोटल क्षेत्रफल आपको कितना मिलेगा? 2,90,000, है ना। कितना मिलेगा भाई? आप कहेंगे 2,90,000। 2,90,000 इसका क्षेत्रफल देखने को मिलेगा थार के मरुस्थल का। और ये थार का मरुस्थल 2 देशों में स्थित है। कितने देशों में स्थित है? 2 देशों में। एक देश का नाम है पाकिस्तान और एक देश का नाम आपको क्या मिलेगा? भारत। यानी ये हिस्सा पाकिस्तान का और ये हिस्सा किसका आ जाएगा? भारत का। और भारत का भी कौन से हिस्से में? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में। पाकिस्तान में ये लगभग कितना परसेंट मिलेगा? 15%। कितना मिलेगा दोस्तों? 15% मिलेगा। और भारत में बात करें तो भारत में कितना परसेंट मिलेगा? 85%। कितना परसेंट मिलेगा? 85% मिलेगा। इस 85% में 61.11% तो मिलेगा राजस्थान में। और शेष की मैं बात करूं तो शेष कहां पर मिलेगा? आप कहेंगे हरियाणा, पंजाब और गुजरात, यहां पर यह शेष मिलेगा। क्या? थार का मरुस्थल। ठीक है ना। थार के मरुस्थल की और बात की जाए, ऐसे समझना राजस्थान में, यदि राजस्थान में इसके क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो राजस्थान में यह लगभग कितना है? 1,75,000। 1,75,000 आपको कहां पर देखने को मिलेगा? राजस्थान में। अच्छा, आपसे पूछ ले पूरे भारत में कितना मिलेगा तो आप कहेंगे 2,09,042 वर्ग किलोमीटर। ओके, पूरा कितना है? 2,90,000। ठीक है, जिसमें 2,09,042 भारत में है, राजस्थान में 1,75,000 मिलेगा। इस 1,75,000 में मुख्य मरुस्थल की मैं बात करूं,
मुख्य मरुस्थल। तो मुख्य मरुस्थल का क्षेत्रफल आपको कितना मिलेगा? 75,000। कितना मिलेगा दोस्तों? 75,000 देखने को मिलेगा। ठीक है ना। आगे यदि हम बात करें मरुस्थल की, सबसे पहले बात करते हैं लंबाई को लेकर। तो इस मरुस्थल की लंबाई मिनिमम आपको कितनी मिलेगी? कितनी मिलेगी? 640 किलोमीटर। कितनी मिलेगी दोस्तों? 640 किलोमीटर। और यदि आपसे क्या पूछ ली जाए, चौड़ाई पूछ ली जाए, तो चौड़ाई आप क्या कहेंगे कि चौड़ाई लगभग इसकी मिलती है 300 किलोमीटर। कितनी मिलती है? 300 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो समुद्र तल से इसकी लंबाई यानी ऊंचाई मिलती है लगभग 150 मीटर। कितनी मिलती है? 150 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है। और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इसकी भारत के भूभाग के अकॉर्डिंग 200 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। किसकी? थार के मरुस्थल की। जैसे कि आप एक बार मैप में भी देख लीजिए कि किस तरीके से इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह मिलती है। जैसे आपको ये राजस्थान का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा भाई। ये वाला जो हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा, ये किसका है? थार के मरुस्थल का। ठीक है ना। तो यदि हम इसकी बात करें चौड़ाई की, चौड़ाई, तो मैंने क्या कहा? इसकी चौड़ाई मिलेगी आपको 300 किलोमीटर। और यदि हम बात करें किसकी? लंबाई की। किसकी बात करें? लंबाई की, तो लंबाई मिलेगी 640 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई समुद्र तल से 150 मीटर मिलेगी। कितनी मिलेगी? 150 मीटर देखने को मिलेगी। किसकी? थार के मरुस्थल की। अच्छा जी, इसके बाद में और क्या इंपॉर्टेंट है देखो। थार के मरुस्थल में सबसे पहले बात करते हैं कि जो थार का जो मरुस्थल है उसकी मुख्य फसलें कौन सी हैं। मुख्य फसलें, तो यहां की जो मुख्य फसलें हैं वो आपको एक तो मिलेगा बाजरा, एक मिलेगा आपको क्या? गंवार, एक मिलेगा आपको क्या? मोठ और चना। ये यहां की मुख्य फसलें हैं। अच्छा, बोने का कारण क्या है? तो कारण एक तो कम वर्षा चाहिए। क्या चाहिए? कम वर्षा। ठीक है ना। और इन फसलों की जड़ों में, इन फसलों की जड़ों में राइजोबियम, जीवाणु पाया जाता है जो कि भूमि की गुणवत्ता को, जो भूमि की जो गुणवत्ता है ना, उस भूमि को बनाए रखने में क्या देता है? योगदान देता है। ठीक है ना। फिर यहां की हम बात करें वर्षा की। किसकी बात करें? वर्षा की। तो यहां की वर्षा
आपको मिलेगी 20 से, या ऐसे समझो आप कि 20 से 40 सेंटीमीटर तक आपको यहां पर क्या मिलती है, वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है ना। औसत वर्षा की बात करें कि यहां पर सर औसत वर्षा कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 20 सेंटीमीटर, और यहां 0 से 40 ऐसे मान लो, ये 0 से 40 सेंटीमीटर है, और औसत वर्षा कितनी मानी जाती है, 20 सेंटीमीटर मानी जाती है। फिर थार के मरुस्थल में यदि हम बात करें वनस्पति की, किसकी बात करें, वनस्पति की, तो यहां पर जो वनस्पति पाई जाती है वो वनस्पति पाई जाती है मरुदविद। कौन सी वनस्पति, मरुदविद वनस्पति पाई जाती है, या इन्हीं को ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, जीरोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीरोफाइट्स कहा जाता है। और जीरोफाइट्स वनस्पति क्या होती हैं, जिनकी छाल तो मोटी हो, जिनकी छाल मोटी प्लस पत्ते छोटे व जड़ें गहरी हो। जड़ें क्या हो, गहरी हो, उनको हम क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स कहा जाता है। तो आप पश्चिमी राजस्थान में जाओगे, ठीक है ना, तो वहां के जो पत्तियां हैं वो छोटी मिलेगी, जो छाल है वो क्या मिलेगा, मोटा मिलेगा, और जो जड़ें हैं वो गहरी मिलेगी। जैसे यहां पर हम बात करें, बबुल का पेड़ पाया जाता है, जैसे और एक किक्कर का पेड़ पाया जाता है, इसके अलावा आंवला का पेड़ पाया जाता है, प्लस यहां पर झाड़ियां पाई जाती हैं। तो काफी गाइडों में तो यही मिलता है डायरेक्टली कि जो कांटेदार जो वनस्पति पाई जाती है, उस कांटेदार वनस्पति को ही क्या कहा जाता है, जीरोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जीरोफाइट्स कहा जाता है। फिर हम बात करें यहां की मृदा को लेके, किसको लेके दोस्तों, मृदा। तो यहां पर जो मृदा पाई जाती है वो दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है यहां। एक तो रेतीली मिट्टी पाई जाती है, रेतीली बलुई मिट्टी, और एक है भूरी मृदा। इस मृदा को कहा जाता है एंटीशोल। क्या कहा जाता है दोस्तों, एंटीशोल, और इसको कहा जाता है एरिडोसोल। क्या कहा जाता है, एरिडोसोल कहा जाता है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। फिर आगे यदि हम और बात करें, किसकी बात करें, जनसंख्या की, तो यहां पर जनसंख्या कितनी परसेंट है, 40%। जनसंख्या कितनी परसेंट है, 40% है। और इस 40% के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल मिलेगा। किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन यदि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में बात करूं तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है ये विश्व का 17वां बड़ा क्या है, मरुस्थल है। ठीक है ना। प्लस जनसंख्या की दृष्टि से, ध्यान रखना, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, ठीक है ना, राजस्थान का सबसे बड़ा क्या मिलेगा, भौतिक प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, यहां की हम बात करते हैं जैव विविधता को लेके। किसको लेके बात करते हैं, जैव विविधता। जैव विविधता की मैं बात करूं
तो यहां पर अनेक जैव विविधताएं हैं, अनेक जैव विविधता देखने को मिलेगी यहां, ठीक है। इसी कारण यहां पर एक विद्वान आए थे जिनका नाम था ईश्वरी प्रसाद। क्या नाम था? ईश्वरी प्रसाद। और इस ईश्वरी प्रसाद ने थार के मरुस्थल को क्या कहा है? आप कहेंगे रुस्क प्रदेश। क्या कहा है? रुस्क प्रदेश कहा है। कौन से मरुस्थल को? आप कहेंगे कौन से मरुस्थल को? तो आप कहेंगे थार के मरुस्थल को। आगे देखो दोस्तों, इसके बाद में और क्या है, यहां के हम पशुधन की बात करें, यहां के पशुधन की बात करें कि थार के मरुस्थल में किस प्रकार के पशुधन पाए जाते हैं, तो पहले नंबर पे हम बात करें बकरी की। किसकी? बकरी की। यहां पर जो पहला जो प्रमुख है जो पशु है उसका नाम है बकरी, और बकरी को क्या कहा जाता है? गरीब की गाय। गरीब की गाय। और इसी को एक कहा जाता है थार का रेफ्रिजरेटर। थार का रेफ्रिजरेटर, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? फ्रिज। क्या कहते हैं? फ्रिज कहते हैं। एनी टाइम आप दूध निकाल के चाय वगैरह बना सकते हैं, ठीक है ना। बकरी के दूध से कभी पटता नहीं है, और इसके दूध में जो वो जो दुर्गंध आती है उसका नाम क्या कारण है? तो कैम्ब्रिय अम्ल है, जिसके कारण से इसमें क्या पाई जाती है? गंध पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि बकरी सबसे ज्यादा, ठीक है ना, राजस्थान में कहां पाई जाती है? बाड़मेर और जैसलमेर में। सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? बाड़मेर और जैसलमेर में। सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी है उसका नाम है जमुनापुरी, ठीक है। और सबसे ज्यादा जिससे मांस प्राप्त होता है उसका नाम है लोही। कौन सी है? लोही। तो पहली तो कौन सा है? बकरी। दूसरे की यदि दूसरे पशु की बात करें तो दूसरा पशु आपको मिलेगा ऊंट। कौन सा मिलेगा दोस्तों? ऊंट मिलेगा, ठीक है ना। यदि हम ऊंट की बात करें तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ठीक है ना। रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। प्लस आपने नाम सुना होगा प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड का। किसका? कर्नल जेम्स टोड का। तो कर्नल जेम्स टोड थे ना, उन्होंने पूरे राजस्थान की जानकारी ऊंट पर बैठकर ही क्या की थी? कलेक्ट की थी। अर्थात घोड़े प्लस ऊंट पर बैठकर क्या की थी? जानकारी कलेक्ट की थी, ठीक है। प्लस ऊंट को वन्य जीव श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, 2014 में किया गया था, ठीक है ना, वन्य जीव श्रेणी में। फिर ऊंट के अलावा एक बात और बोल दूं कि 2 कुबड़ वाले ऊंट मंगोलिया में पाए जाते हैं। 2 कुबड़ वाले, 2 कुबड़ वाले ऊंट कहां पर पाए जाते हैं? मंगोलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर भेड़ भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भेड़। तीसरा पशु क्या है? भेड़ है, ठीक है ना। और भेड़ की यदि हम बात करें तो ये राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर में पाई जाती है। जोधपुर और बीकानेर में। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो ऊन है वो जोधपुर में एकत्रित होता है, जबकि सबसे बड़ी ऊन की मंडी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? बीकानेर में, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जिससे ऊन प्राप्त होता है उसका नाम क्या है? राजस्थान में जो है उसका नाम है चोकला। और चोकला को क्या कहा जाता है? राजस्थान या भारत, राजस्थान की मेरिनो, राजस्थान की मेरिनो। और मेरिनो देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की मूलतः किस्म है, ठीक है ना। यहां पर पशुधन की भी क्या हो चुकी है? बात हो चुकी है। मर्दा की बात हो गई, वर्षा की बात हो गई, ठीक है। इसके बाद और बात करते हैं प्रकार को लेके बात करें, या इससे पहले हम बात करें विशेषता को लेके कि थार के मरुस्थल की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है ना। तो थार के मरुस्थल की पहली विशेषता यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में, महाद्वीप में
वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। जब मैं आपको जलवायु पढ़ाऊंगा वहां पे आपको बड़े डिटेल से बताऊंगा कि किस तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ है, श्रीलंका, मालदीव, उनमें सब में ये वर्षा करवाता है। फिर दूसरा है भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र का निर्माण करता है, ऋतु चक्र का निर्माण, ऋतु चक्र का निर्माण करता है। तीसरी विशेषता है भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण करता है। केंद्र का निर्माण करता है। थार के मरुस्थल का थार के मरुस्थल का सबसे संपन्न जिला, सबसे जो संपन्न जिला है उस जिले का नाम है श्री गंगानगर। क्या नाम है दोस्तों? श्री गंगानगर है। और सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है यहां का? तो आप कहेंगे रानीवाड़ा। थार के मरुस्थल का सबसे जो आर्द्र स्थान है उसका नाम क्या है? रानीवाड़ा। और सबसे संपन्न जिला है उसका नाम है श्री गंगानगर। और आपको यदि शुष्क पूछ ले तो वर्तमान में जो सबसे शुष्क जो यहां पे बन चुका है सबसे शुष्क स्थान उसका नाम है फ्लोदी। ये इसकी प्रमुख विशेषता है किसकी? थार के मरुस्थल की। अब थार के मरुस्थल को जलवायु के आधार पर थार के मरुस्थल को जलवायु के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार मिलेंगे आपको। कितने प्रकार मिलेंगे? दो। अच्छा, बोले कि सर कौन कौन से हैं जलवायु के आधार पर? यदि हम बात करें तो जलवायु के आधार पर आपको एक तो मिलेगा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और एक मिलेगा आपको अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थल को या जो शुष्क मरुस्थल है उसको बांटा गया है दो भागों में। एक तो मिलेगा आपको क्या? बालू का मुक्त प्रदेश, जो आपको लगभग कितना मिलेगा? 41.50%। ठीक है। एक मिलेगा आपको क्या? बालू का युक्त प्रदेश, बालू का युक्त प्रदेश। और बालू का युक्त प्रदेश मिलेगा 58.50%। कितना मिलेगा? 58.50%। मुक्त प्रदेश में हम बात करेंगे किसकी? एक तो बात करेंगे लाटी सीरीज की। किसकी बात करेंगे? लाटी सीरीज की। एक बात करेंगे सरस्वती नदी की, सरस्वती नदी।
एक बात करेंगे चांदन नलकूप की, चांदन नलकूप। एक बात करेंगे बटाडू का कुआं, बटाडू का कुआं। और यहां पर बालुकाओं की बात करेंगे, जिसमें हम अनुधेर्य बालुका स्तूप पढ़ेंगे, अनुधेर्य बालुका स्तूप, अनुप्रस्थ पढ़ेंगे, बरखान पढ़ेंगे, बरखान पढ़ेंगे, पैराबोलिका पढ़ेंगे, उर्मिका पढ़ेंगे, नेटवर्क पढ़ेंगे, नेवखा पढ़ेंगे, सबरखापिक पढ़ेंगे। और इस अर्ध शुष्क को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में इसे भी डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? अर्ध शुष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। आप बोले कि सर कौन कौन से बांटे गए हैं? तो एक तो हम पढ़ेंगे गगर का मैदान, एक तो क्या पढ़ेंगे? गगर का मैदान। एक पढ़ेंगे क्या? शेखावाटी प्रदेश। एक पढ़ेंगे गोडवाड़ प्रदेश, या इसी को बोलते हैं लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। और एक पढ़ेंगे नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। और नागौर उच्च भूमि को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो मिलेगी आपको जायल श्रेणी, जो फ्लोराइड युक्त है, जिसे कुबड़ पट्टी का भी नाम दिया जाता है। एक पढ़ेंगे हम मकराना श्रेणी, जिसे संगमरमर श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। एक पढ़ेंगे हम मांगलोद श्रेणी, जिसे जिप्सम श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे पोर्शन को पढ़ने के बाद अपना थार का मरुस्थल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अपना कौन सा टॉपिक क्लियर हो जाएगा? थार का मरुस्थल क्लियर हो जाएगा। अब थार के मरुस्थल में सबसे पहले जिस भौतिक सीमा को या जिस भौतिक प्रदेश को मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें सबसे पहला है क्या? शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्षा को लेके कि शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा कितनी होती है। तो आप कहेंगे सर 0 से 20 सेंटीमीटर, 0 से 20 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ लिया जाए कि सर औसत वर्षा कितनी होती है, तो आप औसत वर्षा बताएंगे 10 सेंटीमीटर। कितनी बताओगे? 10 सेंटीमीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए जिले, तो जिले आप इसमें बताएंगे क्या क्या? आप कहेंगे दक्षिणी अनूपगढ़, दक्षिणी अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, बाड़मेर। अब फिलहाल फ्लोदी भी शामिल कर लिया गया है। तो ये जो वर्तमान में है वो कौन से में आते हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं। यदि यहां की मृदा की बात करें तो यहां पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मृदा पाई जाती है यहां, ठीक है।
और जलवायु की बात करें यहां की, तो यहां की जलवायु मूलतः कैसी है? शुष्क जलवायु है। कैसी जलवायु है दोस्तों? शुष्क जलवायु है। ठीक है, कौन सी जलवायु मिलेगी? शुष्क जलवायु देखने को मिलेगी। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति के आधार पर यह निर्धन प्रदेश है, गरीब प्रदेश है, यहां पर बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। आगे देखो दोस्तों, ले लिया भाई? देखो, अब मैंने कहा इसको दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले हम मुक्त प्रदेश की बात करेंगे। कौन से प्रदेश की? मुक्त प्रदेश, जो मुक्त बालुका स्तूप प्रदेश है ना, मुक्त बालुका स्तूप प्रदेश, जिसमें 41.50% का एरिया रिकवर होता है, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस नदी को लेके? सरस्वती नदी को लेके। सबसे पहले जिस नदी के बारे में हम पढ़ेंगे उस नदी का नाम है सरस्वती नदी। देखो दोस्तों, पुराणों के अनुसार पुराणों के अनुसार बात करूं तो इस नदी का जो उद्गम है, उद्गम वो होता है कहां पर? तुषार क्षेत्र से। तुषार क्षेत्र, और ये तुषार क्षेत्र वर्तमान में कहां पर पड़ता है? पंजाब में। और इस तुषार पर्वत क्षेत्र में आपको एक पर्वत मिलेगा और उस पर्वत का नाम है मीरपुर पर्वत। कौन सा पर्वत? मीरपुर पर्वत है। वहां से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है ना? वर्तमान में यह नदी पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है। वर्तमान में क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। कहा जाता है कि यह नदी पहले राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बहा करती थी, जिसके आज भी वर्तमान में साक्ष्य माने जाते हैं। लाटी सीरीज को, चांदन नलकूप को, बटाडू का कुआं। इस नदी के प्रवाह की यदि हम बात करें, प्रवाह की आकृति, तो इस नदी की जो प्रवाह की जो आकृति है वो मिलेगी आपको लड़की की चोटी के समान। चोटी, या आप ऐसे कह सकते हैं शिखा के समान। जो लड़की अपनी जो चोटी जो गूंथती है उसको, उसके सम्मान ये नदी बहा करती थी। कहा जाता है इस नदी के प्रवाह में वर्तमान में कौन सी नदी बह रही है? गगर नदी बह रही है। कौन सी नदी बह रही है? गगर नदी बह रही है। 2016 में के.एस. वादिया रिपोर्ट ने, या वाल्दिया रिपोर्ट ने, वर्तमान में 2016 में एक रिपोर्ट पारित हुई और उस रिपोर्ट का नाम क्या था? के.एस. वाल्दिया रिपोर्ट। और के.एस. वाल्दिया रिपोर्ट में सरस्वती नदी से संबंधित कुछ बातें की गई। जैसे पहली बात तो यह की गई कि सरस्वती नदी मिथ्या नहीं है, वास्तविकता है। ठीक है ना? लोग ऐसे मानते थे कि सरस्वती है या नहीं है, लेकिन यह वर्तमान में भ्रम दूर हो चुका है और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह नदी कोई मिथ्या नहीं थी, क्या है? वास्तविकता है।
दूसरा, इस रिपोर्ट में इस नदी का नाम रखा गया जिंदा नदी। इस नदी को क्या नाम दिया गया है? जिंदा नदी का नाम दिया गया है। कौन सी नदी को? आप कहेंगे सरस्वती नदी को। एक बात और याद रखेंगे, बोले कि सर क्या? जो महर्षि वेद व्यास जी थे, महर्षि वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास जी, उन्होंने वेदों की रचना, उन्होंने वेदों की रचना इसी नदी के किनारे बैठ के की थी। यह बात पुराणों के अनुसार मिलती है। प्लस इस नदी का ऋग्वेद में, राजस्थान की केवल 2 ही नदियां हैं जिनका ऋग्वेद में नाम उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक नदी का नाम है सरस्वती। और कहा जाता है कि सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है, जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल के 153वें सूक्त के 153वें सूक्त के 5वें मंत्र में इस नदी का 3 बार शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सी नदी का? सरस्वती नदी का। कौन सी नदी का दोस्तों? सरस्वती नदी का। आगे देखो, इसके बाद हमें मिलती है क्या? लाठी सीरीज। क्या मिलती है? लाठी सीरीज। कहां पर है लाठी सीरीज? आप कहेंगे जैसलमेर। कहां पर है? जैसलमेर में है। अच्छा, जैसलमेर में भी कहां पर है? आप कहेंगे पोखरण से मोहनगढ़ तक। पोखरण से मोहनगढ़ तक है, लगभग 80 किलोमीटर लंबी और 60 किलोमीटर चौड़ी, या सॉरी 60 मीटर चौड़ी। क्या है ये? यहां पर नाम मात्र की वर्षा, नाम मात्र की, जो नाम मात्र की वर्षा होती है उसमें यहां पर क्या उग जाती है? सेवण घास। कौन सी घास उग जाती है? सेवण घास उग जाती है। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम लैसिकुस सिडिकुस है। ठीक है ना? ये सबसे ज्यादा यानी प्रोटीन युक्त घास है, जिसको पशु सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं। जब ये सूख जाती है सेवण घास, तो सेवण घास की सूखी पत्तियां लिल्लोण कहलाती है। क्या कहलाती है? लिल्लोण कहलाती है। ठीक है ना? और ये लाठी सीरीज ऐसे मानो कि जैसे कि ये धरातल है, ठीक है, ऐसे समझो ये इस तरीके से धरातल है। इधर आप ऐसे समझो कि पोखरण है और इधर क्या है? मोहनगढ़ है। क्या नाम है दोस्तों? मोहनगढ़। और इसके नीचे से ऐसे बताया जाता है कि सरस्वती नदी का प्रवाह है और इसको क्या मिलती है? नमी मिलती है, जिसके कारण से यहां पर लाठी सीरीज में सेवण घास की क्या हो जाता है? अंकुरण हो जाता है। फिर लाठी सीरीज के उपनाम की यदि हम बात करें तो लाठी सीरीज को कहा जाता है रेगिस्तान का